अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज अपनी लाइफ स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। इट वाज टू हार्ड टू टेल द स्टोरी ऑफ माय फर्स्ट प्रेगनेंसी। व्हाई यू विल गेट योर आंसर बाय द एंड ऑफ द वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब मेरी ड्यू डेट गुजर गई तो मैंने घर पे ही स्ट्रिप टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव आया और मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। हस्बैंड उस टाइम पे ऑफिस थे तो मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी उनका कि वो शाम को घर आए थे, मैं उनको ना ये वाली न्यूज़ सुनाऊं। क्योंकि शादी के 5 साल के बाद मैंने कंसीव किया था और वो भी इतनी एफ़र्ट्स के बाद, जो कि ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ लास्ट व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। तो आफ्टर 1 वीक हम लोग चेकअप के लिए गए तो एवरीथिंग वाज फाइन। हम लोगों ने ना इंश्योरेंस के लिए अप्लाई किया हुआ था तो कुछ ही दिनों बाद हमारी इंश्योरेंस जो है ना उसका अप्रूवल आ गया। तो मतलब एक और गुड साइन हो गया हमारे लिए कि यूएई में फिर हम कहीं भी किसी भी डॉक्टर से ना चेकअप करवा सकते थे। वरना तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा हेल्थ के हैं कि काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है, आप डॉक्टर के पास जाएं तो इंश्योरेंस के बिना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो सेकंड जो गुड थिंग हुई वो ये कि उन दिनों में ना स्कूल से समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी थी। तो अच्छी बात ये थी कि अब 2 माह के लिए मैं घर में ही थी, मतलब कि मैं अच्छी तरह से ना रेस्ट वगैरह कर सकती थी, मुझे कहीं ड्यूटी पे नहीं जाना था। हम लोगों ने प्लान ये किया था कि 2 माह के बाद जब स्कूल रीओपन होंगे तो मैं रिज़ाइन कर दूंगी। तो बस ये डिसाइड हुआ था। बस इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। तो इन्हीं दिनों में ना हमने घर भी चेंज कर लिया था। मैंने अपने फर्स्ट लाइफ स्टोरी के फर्स्ट व्लॉग में शेयर किया था कि किस तरह का घर था जहाँ हम लोग रह रहे थे। तो इन्हीं दिनों में ना हम लोगों ने घर चेंज किया था और 5 साल हम लोग उसी घर में रहे थे। लेकिन अब ये ना एक नया चेंज आया था हमारी लाइफ में। लेकिन ये वाला घर जो हमने लिया था ना थोड़ा बड़ा था लेकिन बिल्कुल टोटली ना बंद था। वहाँ पे ना हवा के लिए कोई ऐसी ख़ास वेंटिलेशन नहीं थी। इंश्योरेंस का अप्रूवल आने के बाद हम लोगों ने एस्टर क्लिनिक पे शारजा में अपना चेकअप स्टार्ट किया। तो जब आप कुछ समथिंग न्यू ट्राई कर रहे होते हैं ना या किसी एक्सपीरियंस से गुजर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको क्यूरियसिटी होती है मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में। तो इसी तरह से मुझे भी थी। मैंने डॉक्टर से पूछा कि ऑलरेडी मेरी एक ओपन सर्जरी हो चुकी हुई है तो अभी नेक्स्ट टाइम के लिए ये पॉसिबल है कि नॉर्मल डिलीवरी के चांस हों। तो उस टाइम पे मुझे डॉक्टर ने कहा कि हाँ बिल्कुल हैं, क्योंकि वो आपका ऑपरेट जो आपकी पहले सर्जरी हुई है ना वो डिफरेंट टाइप की हुई है। तो बिल्कुल नॉर्मल के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये वाला केस डिफरेंट है, वो वाला केस डिफरेंट है। तो बस ये है कि आपने ना लाइफ में एक्टिव रहना है। ये प्रेगनेंसी जो होती है वो कोई बीमारी नहीं होती कि आपने हर टाइम रेस्ट करनी है, बस लेटे रहना है और बेड पे ही खाना पीना करना है सारा कुछ। तो बस आपने ना इसको बिल्कुल एक नॉर्मल थिंग की तरह लेना है। तो बस अपने रूटीन के आप काम करें और इस बारे में ज़्यादा ना सोचें कि मेरा नेक्स्ट भी जो है ना वो ऑपरेट ही होगा। जिस तरह से डॉक्टर ने कहा कि जस्ट टेक इट ईजी एंड बी नॉर्मल, तो इसी तरह से मैं भी घर के काम वगैरह करती, सफाई करना और खाना वगैरह बनाना सब मैं कर रही थी। और घर हमारे ना जो न्यू घर हम लोगों ने लिया था उसके बिल्कुल सामने, मतलब हार्डली 10 मिनट्स की वॉक होगी, वहाँ पे ना एक सुपर मार्केट थी। तो इवन के मैं वहाँ से ग्रोसरी वगैरह भी खुद ही करके लाती थी। मतलब एक एक दो दो शॉपिंग बैग जो होते थे ना वो मेरे पास होते थे। और मैं ना जस्ट खाना खाने के बाद वॉक के बहाने ही उस साइड पे चली जाती थी कि चलो एक तो खाना हजम हो जाएगा और दूसरा ये कि हल्की फुल्की वॉक हो जाएगी। मतलब मैंने इस चीज़ को काफ़ी सीरियस लिया था कि अगर मैं लाइफ में एक्टिव रहूँगी ना तो उससे फिर मुझे ना आने वाले दिनों में काफ़ी फ़ायदा होगा, जैसे मुझे डॉक्टर ने बताया था। जो न्यू घर हम लोगों ने लिया था ना वो टोटली बंद था। वो ना एक बड़े से विला में मुख्तलिफ़ किस्म की पार्टीशन करके ना तो उन सब पार्ट्स को ना सेपरेट किया हुआ था। तो वो बंद था। जस्ट बेडरूम में एक विंडो थी और जो कि बैक साइड पे ना वेंटिलेशन की तरफ खुलती थी। अच्छा, वहाँ पे ना काफ़ी इंडियन फैमिलीज़ थी और बंगाली फैमिलीज़ थी। और इन लोगों का ना खाने पीने का मतलब पैटर्न जो है वो हम लोगों से डिफरेंट होता है। मतलब कि बंगाली पीपल जो है ना वो ज़्यादा फ़िश का इस्तेमाल करते हैं और इंडियन जो है वो कोकोनट ऑयल और ये करी पत्ता जो होता है ना उसको अपनी लाइफ में ज़रूर करते हैं, तड़का वगैरह उसका लगाते हैं। तो ये चीज़ ना हमें खैर पहले भी पसंद नहीं थी। तो मुझे ना प्रेगनेंसी की वजह से ना बहुत ज़्यादा वॉमिट फील होती थी इन चीज़ों से, जिसकी वजह से ना हम वो वाली विंडो भी नहीं खोलते। तो जिसकी वजह से ना घर में ऐसे घुटन घुटन सी और सारा घर बंद होने की वजह से ना एक अजीब सी ना एक फीलिंग सी आती थी। ये सब डिटेल्स और ये सब डिस्कस करने के पीछे कोई मकसद है मेरा कि किस तरह से छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना वो लाइफ में आपके ऊपर ना इम्पैक्ट डालती हैं मुख्तलिफ तरह का। कुछ चीज़ें जो है वो अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं और कुछ चीज़ें जो है ना उनका बैड इफ़ेक्ट हो जाता है फिर आप पे।
इसी तरह से 3 मंथ्स गुजर गए और मेरी तबीयत ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहने लगी। मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिट का इशू और हार्ट बर्न का इशू था। तो जैसे मैंने बताया ना कि घर बिल्कुल बंद था, तो उसकी विंडो भी नहीं हम खोल सकते थे। उस वजह से ना मुझे हर टाइम ऐसे अजीब घुटन सी फील होती और मेरा दिल करता कि घर के सब डोर्स जो है ना वो खोल के मैं बाहर चली जाऊँ और बाहर खुली हवा में ना सांस ले सकूँ। तो बहुत बहुत ज़्यादा ना मेरी हालत सवेर किस्म की होने लगी थी। और मुझे एक तो ये मसला हो रहा था और दूसरा ये कि मीट एक तो होता है ना कि खाया नहीं जाता था। मेरे सामने कोई मीट का नाम भी लेता था ना, चिकन का या मीट का, तो मुझे ना नाम सुनने से भी ऐसे वॉमिट आने लग जाती। मतलब बहुत ही ज़्यादा ना सवेर किस्म की कंडीशन हो गई हुई थी। और मैं पानी भी ज़्यादा नहीं पी सकती थी क्योंकि मुझे उससे भी वॉमिट होती थी। मुझे किसी ने कहा था कि तुम ना ठंडा पानी ना पीना, क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर हम ठंडा पानी पीते हैं ना तो उससे पेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो बाद में कम भी नहीं होता। तो इसलिए कोशिश करना कि या तो हल्का सा नीम गर्म पानी पियो तुम, और या फिर नॉर्मल वाटर पियो। तो मुझसे इस वजह से ना ठंडा पानी मैं पीती नहीं थी और जो नॉर्मल वाटर था ना वो मुझसे पिया ही नहीं जाता था। पानी कम पीने की वजह से ना मुझे काफ़ी सवेर किस्म की कॉन्स्टिपेशन रहने लगी थी। और एक दफ़ा तो ऐसे ना इमरजेंसी में मुझे लेके जाया गया कॉन्स्टिपेशन की वजह से। वहाँ उन्होंने ट्रीटमेंट वगैरह किया और मुझे ग्लूकोज दिए क्योंकि पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी। बस इसी तरह से दिन गुजरते गए और स्कूल जो है ना वो दोबारा से ओपन हो गए। अच्छा, जब मैंने स्कूल जाना स्टार्ट किया ना तो उससे ये होता था कि वहाँ मुझे ताज़ा हवा मिलती थी, थोड़ा माहौल चेंज होता था। मैं सारा दिन स्कूल में ना बिज़ी रहती थी, तो मुझे उसकी वजह से ना अच्छा फ़ील होने लगा और वॉमिट वगैरह भी मुझे सारा दिन नहीं होती थी। तो मतलब एक माहौल चेंज हुआ, एक थोड़ा इन्वायरमेंट चेंज हुआ, उसकी वजह से ना मैं काफ़ी अच्छा फ़ील कर रही थी। लेकिन फिर भी जैसे ही स्कूल ओपन हुए ना, मैंने सुपरवाइज़र से बात की कि मैंने ना रिज़ाइन करना है। वो ना एक क्राइटेरिया होता है जॉब्स का कि आपने पहले नोटिस पीरियड देना होता है, टाइम देना होता है कि मैंने रिज़ाइन करना है। रेजिग्नेशन लेटर आप दे देते हैं तो उसके बाद ना उन्होंने नई टीचर अपॉइंट करनी होती है, तो 1 मंथ के बाद आप ना मतलब कि छोड़ सकते हैं स्कूल। तो मैंने ऐसे बात की सुपरवाइज़र से, तो उन्होंने कहा ठीक है अभी तो जस्ट स्कूल ओपन ही हुए हैं, तो आप ना अपना कोर्स वगैरह जो है ना सिलेबस वो कंप्लीट करवाओ, तो फिर बाद में न्यू टीचर अरेंज हो जाएगी ना तो फिर आप छोड़ देना। मुझे क्लास लेने के लिए स्टेयर्स से ऊपर भी जाना पड़ता था, जो कि लैपटॉप लेके हम लोग ऊपर जाते थे। और कभी कभी तो वर्कलोड ज़्यादा होता ना, तो क्लासरूम से बच्चों की नोटबुक्स मैं स्टाफ रूम में लेके आके तो फिर चेक करती थी। तो बस इस तरह से ना ऐसे ऊपर नीचे और सारा दिन चलना होता, और जिसकी वजह से ना मेरे पाँव बहुत ज़्यादा स्वेल रहने लगे। तो स्टाफ रूम में भी मैं ऐसे एक एक्स्ट्रा चेयर रख के उसके ऊपर पाँव रख के तो फिर नोटबुक्स वगैरह ना चेक करती थी। बस ना सही से खाया जाता था और ना मैं सही से सो सकती थी। पाँव भी मेरे इस तरह से स्वेल रहते थे और पानी भी नहीं पिया जाता था मुझसे। होने की वजह से ना बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होने लगी, और कुछ टाइम और गुजरा तो मेरी बैक बोन में पेन स्टार्ट होगी। और इवन के नॉट ओनली के पेन, बल्कि उसमें से ना आवाज़ आना स्टार्ट हो गई। जब मैं रात को लेटती थी, साइड चेंज करती थी, तो बैक बोन में से ना आवाज़ आती थी। फिर हम लोगों ने एक डॉक्टर को भी विज़िट किया, तो उन्होंने ना विटामिन डी की मुझे मेडिसिन दी कि आप ये लें, और साथ में ना कुछ मल्टी वाइटामिन जो है ना वो चेंज करके दिए कि आप ये लें तो इससे रिलीफ होगा। लेकिन इतना कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा बैकबोन को उसकी वजह से। स्कूल में मैंने रिज़ाइन कर दिया हुआ था और मेरा अभी नोटिस पीरियड चल रहा था, तो मेरे ना कुछ डॉक्यूमेंट्स का इशू था, जिसकी वजह से स्कूल वाले मुझे एक्सपीरियंस लेटर देने से इनकार कर रहे थे कि हम आपको वो नहीं दे सकते। जिसकी ना मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी। मैं ये चीज़ सोच रही थी कि मैंने आखिर 5 साल तक जॉब की है एक जगह पे, और क्यों मुझे वो लोग एक्सपीरियंस लेटर नहीं दे रहे, जबकि वो मेरा हक बनता था। बस इस चीज़ की ना मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। हम लोग बस यही सोच रहे थे कि ये नोटिस पीरियड ख़त्म हो तो स्कूल जाना मैं बंद करूं, और हस्बैंड सोच रहे थे कि मुझे ना पाकिस्तान भेज दें, क्योंकि मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। मेरी ना बैक बोन में इस कदर शदीद पेन थी कि मैं ना सही से चल भी नहीं सकती। तो खाना पीना तो पहले ही मेरा उस तरह का था। तो बस इसी तरह से था कि डॉक्टर ने मुझे कहा था, मैंने जब डॉक्टर से डिस्कस किया ना कि मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिट हो रही है, मैं सही से खा नहीं सकती, क्योंकि कुछ लेडीज़ को होता है कि जस्ट फर्स्ट 3 मंथ्स में वॉमिट होती है। तो लेकिन 3 मंथ्स गुजर चुके हुए थे, मुझे फिर भी ना वैसे ही स्टिल थी वॉमिट। तो डॉक्टर ने कहा कि ये ना मैदे पे असरअंदाज होती है मेडिसिन वॉमिट की, तो इसलिए इसको ना आदत नहीं बनाना चाहिए। फिर भी मैं आपको लिख देती हूँ, अगर बिल्कुल आपसे ना मतलब कुछ नहीं खाया जा रहा तो आप कभी कभी एक ले सकती हैं, लेकिन आपने ना इसको आदत नहीं बनाना।
तो यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करती चलूँ, मैंने देखा है पाकिस्तान में तो ना डॉक्टर स्टार्टिंग में ही दे देती हैं कि ठीक है प्रेगनेंसी है तो ज़ाहिर है आपको ताकत की भी ज़रूरत है और अच्छी खुराक की भी ज़रूरत है, तो वो दे देती हैं कि आप ना वॉमिट की टैबलेट लो और जो दिल करता है खाओ पियो। लेकिन इस डॉक्टर ने मुझे दिया नहीं, हमने खुद से भी मतलब कुछ डिसाइड नहीं कर सकते थे। ज़ाहिर है वो डॉक्टर थी, उसको ज़्यादा सही से पता था, तो खैर उसको हम फॉलो कर रहे थे। और जो वॉमिट की टैबलेट थी ना वो फिर मैं कभी कभी लेती थी, लेकिन जिस दिन मैं ले लेती थी ना उस दिन मैं सही फील करती थी, सही मुझसे खाना खाया जाता था। नवंबर के सेकंड वीक में मेरा नोटिस पीरियड स्कूल से ख़त्म हो रहा था और हस्बैंड सोच रहे थे कि नवंबर के लास्ट वीक में ना मैं इसकी टिकट करवा दूँ और इसको ना पाकिस्तान भेज दूँ। 7 नवंबर को हम लोग सुबह के टाइम स्कूल के लिए घर से निकले, हस्बैंड मुझे स्कूल के लिए ड्रॉप करते थे। तो निकले ना तो मुझे हल्की सी लाइट सी पेन फील हुई, तो एकदम से ना वो हुई और ख़त्म हो गई। हस्बैंड ने पूछा कि क्या हुआ, मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे ना एकदम से पेन हुई है और ख़त्म हो गई है, पता नहीं क्या है। तो कह रहे अगर तबीयत सही फील नहीं हो रही तो तुम स्कूल ना जाओ, आज घर पे ही रह लो। तो मैंने उन्हें कहा नहीं एकदम से हुई है और ख़त्म हो गई है तो मैं ठीक हूँ। अच्छा, स्कूल जाने की वजह ये भी होती थी, मैंने बताया ना वहाँ एक खुली हवा मुझे मिल जाती थी और अच्छा इन्वायरमेंट में मैं बिज़ी रहती थी ना, तो मुझे कुछ ऐसा इशू नहीं होता था। घर में मैं रहती थी तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी, इस वजह से भी मैं थोड़ा प्रेफर करती थी कि मैं चली ही जाऊँ तो अच्छा है, मेरा ना ध्यान इधर उधर फिर बढ़ जाता था। स्कूल में भी मैं ऐसे ही जाकर बिज़ी हो गई और क्लासेस वगैरह लेती रही। जैसी पेन मुझे मॉर्निंग में फ़ील हुई थी वैसी ही मुझे कभी कभी फ़ील होती रही सारा दिन। तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरी बैकबोन में पेन हो रही है या मेरे पेट में पेन हो रही है। वो ऐसे बिल्कुल थोड़े से एक लम्हे के लिए होती और ख़त्म हो जाती। तो मैं ख़ुद भी हैरान थी इस चीज़ पे कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन वो इतनी बिल्कुल ऐसे माइल्ड सी पेन थी कि उसको ये भी मैं कंसीडर नहीं कर पा रही थी कि हो क्या रहा है मुझे। इसी तरह से करते कराते क्लासेस मेरी ख़त्म हो गई और आके ना मैं स्टाफ रूम में बैठ गई, तो वहाँ मुझे एकदम से ना तेज़ पेन स्टार्ट हुई और वो फ़ौरन से ही रुक गई। वहाँ ना क्लासेस पीरियड के हिसाब से होती थी और कुछ पीरियड फ्री होते थे, तो उस दिन ना मेरे लास्ट 3 पीरियड जो थे वो फ्री थे, तो बस मेरी ना 12 बजे तक क्लासेस थी, उसके बाद मैं फारिग ही थी। तो बस स्टाफ रूम में बैठे हुए एकदम से जब इस तरह से हुआ ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका और मैं ना रोना स्टार्ट हो गई। मेरे पास ही एक बंगला टीचर बैठी हुई थी, तो वो ना काफ़ी एज की थी, तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या हुआ है, आप क्यों रो रही हैं। तो कंडीशन का तो उसको पता था, तो मैंने उन्हें बताया कि इस तरह से ना मुझे हल्की हल्की सी पेन हो रही है। उन्होंने उठ के पूछा कि क्या हुआ है, किस जगह पे पेन है। मुझे रोता हुआ देख के 1-2 टीचर्स और भी आ गई और सुपरवाइज़र भी आ गई। जो बंगला टीचर थी उन्होंने जब पूछा कि कहाँ पे पेन हो रही है, मैंने बताया, तो उन्होंने देख के कहा कह रही तुम्हारा तो बेबी बहुत ज़्यादा नीचे हो गया हुआ है, तो तुम चल फिर कैसे रही हो। तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे तो ऐसे लग रहा था कि बेबी का वेट बढ़ने के साथ साथ वो इसी तरह से नीचे की तरफ आ जाता है। तो मेरे साथ तो 2-3 दिन से इसी तरह से है और इवन कि मैं सही से चल फिर भी नहीं सकी। तो सुपरवाइज़र ने फ़ौरन से हस्बैंड को कॉल की ताकि वो मुझे ना वहाँ से ले लें, पिक कर लें और हॉस्पिटल ले जाएं। हस्बैंड ऑफिस से छुट्टी लेके शारजा ले गए मुझे क्लिनिक पे, तो वहाँ डॉक्टर ने चेकअप वगैरह किया और उन्होंने मुझे दुबई हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया, क्योंकि दुबई में उसका बड़ा हॉस्पिटल था एस्टर वालों का। तो मुझे ना व्हील चेयर पे बिठा के तो उन्होंने गाड़ी में लिटाया और कहा कि आपने गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चलानी, और कुछ ना मेडिसन वगैरह भी दी डॉक्टर ने मुझे। वहाँ हम लोग जब दुबई हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ मुझे ना तकरीबन 2 घंटों के लिए एमरजेंसी में रखा गया और उसके बाद मुझे ना लेबर रूम में शिफ्ट कर दिया गया। एक बेल्ट सी उन्होंने लगा दी मेरे पेट के ऊपर और जिससे ना पता चलता था कि बेबी की हार्ट बीट सही से चल रही है। साथ में ना मॉनिटर हो रहा था कि मतलब कि पेन्स का मॉनिटर हो रहा था कि पेन जो है वो बढ़ रही है या कम हो रही है। शारजा क्लिनिक में ही डॉक्टर ने बता दिया था कि आपका बेबी बहुत ज़्यादा डाउन आ चुका हुआ है, तो इसलिए मैं ना आप लोगों को दुबई हॉस्पिटल में रेफ़र कर रही हूँ। तो वहाँ पे वो लोग चेक करेंगे और कुछ टाइम के लिए आपको वहाँ रखेंगे। पेन्स अगर स्टॉप हो गई ना तो कुछ प्रोसेस होता है, वो ना बेबी को आप साइड पुश कर देंगे और जिसकी वजह से ना सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पेन्स जो थी ना वो स्टॉप होने की बजाय ऐसे ना बढ़ती ही गई। तो उन्होंने ना मुझे लेबर रूम में शिफ्ट कर दिया। सब चीज़ें जो थी ना वो मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी और सब कुछ पहली बार हो रहा था, मैंने कभी किसी को इस कंडीशन में देखा भी नहीं था। और दूसरा ये कि
सब कुछ अचानक हुआ था कि माइंड भी उस चीज़ को ना सही से एडमिट नहीं कर पा रहा था। तो इवन के लेबर रूम में भी मुझे मुसलसल वॉमिट हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने हल्की सी हीट रखी होती है, इस तरह का टेम्परेचर उन्होंने ना मेंटेन किया होता है। तो डॉक्टर ना मुझे मना कर रही थी कि आपने बैठना नहीं है। ज़ाहिर है जब वॉमिट हो रही थी तो मैं उठ के बार बार बैठ रही थी। उन्होंने मुझे बैठने से भी मना किया और उन्होंने कहा कि आपने ना पुश नहीं करना, मतलब अगर आपको अंदर कोई चीज़ फील हो रही है ना तो आपने बाहर की तरफ ज़ोर नहीं लगाना उसका। ये वो टाइम था कि फर्स्ट इस तरह से प्रेगनेंसी हो या डॉक्टर के पास जाना हो तो मोस्टली लड़कियां जो होती हैं वो अपनी मदर्स को साथ लेके जाती हैं, क्योंकि उनको ही इंसान हर बात बता सकता है। लेकिन ये वो मौका था कि इस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा ये फील हो रहा था कि मेरे पास कोई भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल का माहौल इस तरह का होता है कि हस्बैंड को अंदर आने देते हैं। बस हस्बैंड मेरे पास थे और वो डॉक्टर से ना बार बार पूछ रहे थे कि आप लोग कब तक वेट करोगे इस तरह से, और मेडिसिन कोई क्यों नहीं दे रहे आप लोग, पेन किलर भी क्यों नहीं दे रहे। उन्होंने कोई मुझे मेडिसिन नहीं दी, कुछ नहीं दिया। जस्ट वो ना हार्ट बीट चेक करने वाला एक लगाया हुआ था और एक दूसरा पेन बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं वो मॉनिटर करने के लिए लगाया हुआ था। बाकी फर्दर वो कुछ नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने बताया कि हम अगर इसी तरह से कंडीशन रही ना तो हम 3 दिन तक वेट करेंगे, 3 डेज़ हम वेट करेंगे। तो उसके बाद फिर हम ना कोई कर सकते हैं, इसके बारे में ना कुछ डिसाइड करेंगे कि क्या करना है नेक्स्ट। तो मैं बार बार रो रही थी और हस्बैंड से बोल रही थी कि इन्होंने कुछ नहीं करना, आप प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ, ये पेन्स क्यों नहीं रुक रही, इन्होंने कुछ नहीं करना, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ। 3 दिन तक तो मैं इतना नहीं बर्दाश्त कर सकती, क्योंकि पेन्स जो है ना वो जो लास्ट टाइम आती थी उससे मज़ीद थोड़ी सी बड़ी हुई आती थी, मतलब पहले से भी ज़्यादा पेन जो थी ना वो मुझे हो रही थी। इसी तरह से करते कराते सुबह के 4 बज गए और मेरा बेबी जो है ना वो डिलीवर हो गया। उसे इनक्यूबेटर में शिफ्ट कर दिया गया। उससे पहले मेरा एक स्कैन किया गया जिससे पता चलता था कि बेबी जब दुनिया में आ जाएगा तो वो सही से सांस ले सकेगा या नहीं। उन्होंने सारी तैयारी जो थी वो पहले ही करके रखी हुई थी। तो जैसे ही बेबी डिलीवर हुआ है वो फ़ौरन से उसको लेकर चले गए। तो डॉक्टर ने ना हस्बैंड को बुलाया बेबी के बारे में कुछ डिस्कस करने के लिए, और हस्बैंड को मना किया कि मदर को कुछ भी नहीं बताना, क्योंकि उनकी हालत इस तरह की है कि वो मे बी किसी किस्म की ना बात ना सुन सकें या किसी किस्म की बात को ना एक्सेप्ट ना कर सकें। बेबी डिलीवर होने के आधे घंटे के बाद मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया गया। जब हस्बैंड वहाँ से डॉक्टर से मिल के वापस आए तो उन्होंने बताया कि बेटा हुआ है और उन्होंने ना उसे इनक्यूबेटर में रखा हुआ है, तो सही से सांस नहीं ले पा रहा, लेकिन वो लोग ट्राई कर रहे हैं। वो इंटरनली मतलब उसके सारे ऑर्गन्स जो है ना वो पूरे हो चुके हैं और वो इस काबिल है कि वो सांस ले सकेगा। लेकिन डॉक्टर्स जो है ना अभी ट्राई कर रहे हैं कि वो ना सही से काम करना स्टार्ट कर दें। के बाद मुझे मेडिसिन वगैरह दे दी गई और मैं ना सही से सो गई। जब मॉर्निंग में मेरी आंख खुली, शायद 1-2 घंटे के लिए ही सोई हूँ मैं, तो मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे दूर कहीं ना छोटा सा बच्चा है और वो रो रहा है। तो हस्बैंड भी ऐसे पास ही थे मेरे, तो मैं ना रोने लगी। मैंने उन्हें कहा कि मैंने बेबी को देखने जाना है, आप प्लीज़ मुझे लेके जाओ वहाँ। तो कह रहे मैं ना डॉक्टर की परमिशन लेके आता हूँ। फिर उन्होंने डॉक्टर से डिस्कस किया तो मुझे भी वहाँ देखने के लिए ले गए। तो जब डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि फ़र्स्ट आप ना उसकी सारी कंडीशन जो है ना इनके साथ डिस्कस करें, ताकि ये एकदम से उसे देख के ना ऐसे परेशान ना हो। तो जब मैं वहाँ पे देखने के लिए गई तो वहाँ ना 20-25 और बच्चे भी थे जो कि इनक्यूबेटर में रखे हुए थे। सब बहुत ज़्यादा छोटे छोटे से थे, किसी के सर पे ऐसे पट्टियाँ लगाई हुई थी और किसी का कुछ मसला था, किसी का कुछ मसला था। तो सब ना मतलब कुछ 1-2 इस तरह के थे, उन्होंने कहा कि ये अब बिल्कुल ठीक है, ये रेडी टू गो हैं, आज इनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और कुछ थे जिन्हें उन्होंने ना 1 माह के लिए इनक्यूबेटर में रखा हुआ था। बस इस तरह का ना सैड सा माहौल था। मेरा बेटा भी वहीं पे था और वो ना बहुत छोटा सा था, क्योंकि 6 मंथ ही अभी हुए थे मेरी प्रेगनेंसी को। जब वो डिलीवर हो गया था तो उसके ना पाँव पे एक जगह उन्होंने सुई सी लगाई हुई थी और साथ में नाली लगी हुई थी। एक हाथ पे भी उन्होंने इसी तरह से सुई लगाई हुई थी, नाक के पास से भी एक नाली गुजर रही थी। बस मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि वो लम्हा मेरे लिए किस कदर तकलीफ़ दे था। सब के बावजूद फिर भी वो ना कभी कभी ऐसे, कभी हाथ अपना ऊपर को हिला रहा था, कभी जिस पाँव को नाली सी लगी हुई थी ना उसको ऐसे ऊपर को कर रहा था, तो कभी एक आईब्रो ऊपर को कर लेता था। तो मैं हस्बैंड को कह रही कि देखो इस एज के बच्चे मैंने नहीं कभी इस तरह से देखा कि इस तरह से ना हाथ पाँव हिलाते हैं।
तो इसको इतना कुछ लगा हुआ है, लेकिन ये फिर भी अपने बॉडी पार्ट्स जो है ना वो हिला रहा है। तो हस्बैंड ना थोड़ा माहौल को नॉर्मल करने के लिए कहते वो देखो इस तरह से दिखा रहा है, क्योंकि उसको पता चल गया कि मेरी माँ मुझे देखने के लिए आई है। डॉक्टर ने बताया कि रात को वो ना सही से सांस नहीं ले पा रहा था, लेकिन अभी सब कुछ बेहतर है, मतलब वो ख़ुद से ट्राई कर रहा है सांस लेने की। तो अभी ना हम उसके ब्रेन के सर के कुछ टेस्ट वगैरह कर रहे हैं, वहाँ हमें कुछ डाउट है, तो होपफुली कि वो भी ठीक हो जाएगा। टाइम के साथ साथ हमें ना कुछ वीक्स के लिए इसको ना इंक्यूबेटर में रखना पड़ेगा, उसके बाद हम कुछ कह सकेंगे। मतलब कि फ़िलहाल आपको अभी हम नहीं दे सकते ये। हाँ, उसको जो बैंड लगा हुआ था ना उस पर मेरा नाम लिखा हुआ था, और उसे देख के ना मुझे एक बहुत ही ज़्यादा खुशी सी फील हो रही थी। हस्बैंड ने वहाँ पे इनक्यूबेटर के पास होके ना अजान दी, और हमने सोचा कि हम इसका नाम मोहम्मद रखेंगे। अपने बच्चे को फ़र्स्ट टाइम देखने की खुशी क्या होती है वो तो एक माँ ही ये वाली फीलिंग जो है ना वो समझ सकती है। नेक्स्ट जब मैं उससे मिली तो उसे मैं ना छू कर देखना चाह रही थी, तो लेकिन जब मैंने उसके हाथ खोल के देखे, क्योंकि वो इनक्यूबेटर में था ना, हम उसको पकड़ नहीं सकते थे ना हम उसको छू सकते थे। लेकिन जब नेक्स्ट मैं उससे मिली तो उसकी हाथों में ना ऐसे छोटी छोटी सी लकीरें भी बनी हुई थी, बट उनमें अल्लाह ताला ने ज़िंदगी की लकीर नहीं लिखी हुई थी, उसमें ज़िंदगी की लकीर नहीं थी। वो मुझे छोड़ के जा चुका हुआ था बहुत दूर। अभी उसे मैंने गोद में उठाना था, मैंने उसे गले लगाना था और कहना था कि मैंने इस दिन के लिए बहुत ज़्यादा वेट किया है, बट वो इससे पहले ही मुझे छोड़कर, अकेला ही छोड़कर वो कहीं और चला गया था। मैंने तो हमेशा अल्लाह ताला से यही दुआ की थी कि अल्लाह मुझ पे इतना बोझ ना डालना कि जितनी सहने की मेरे अंदर ताकत नहीं है। लेकिन फिर भी अभी आजमाइश का कितना टाइम बाकी था मैं कुछ कह नहीं सकती थी। हॉस्पिटल में पुलिस वाले आए और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि बेबी की डेथ हुई है, तो आप लोगों को हॉस्पिटल वालों से तो किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है। तो बस फिर दूसरी चीज़ें क्लियर आउट करने के बाद 2 दिन के बाद उन्होंने मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। मेरी मेंटल हालत इस कदर ख़राब हो चुकी थी कि हस्बैंड मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए वो मुझे साथ लेके एक फ्रेंड की तरफ आ गए। तो अभी नेक्स्ट प्रोसेस बाकी था, वो ये था कि बेबी को दफन कहाँ किया जाए, क्योंकि हम लोग अजमान में रहते थे और वीज़ा हमारा शारजा का था। तो बस इस प्रोसेस को करते कराते 2 दिन और गुजर गए। हॉस्पिटल वालों ने उसे सर्द खाने में शिफ्ट कर दिया हुआ था। 2 दिन के बाद उसको ना शारजा में फिर दफन कर दिया गया। हर टाइम इस तरह से फील होता कि जैसे दूर कहीं कोई बच्चा रो रहा है और वो ना अपनी माँ को बुला रहा है। मुझे इस तरह की आवाज़ें आती थी, मैं क्लियरली उसको सुन सकती थी, मुझे क्लियरली फ़ील होता था इस तरह से। बस सब मुझे यही कहते कि जन्नत में अल्लाह ताला पूरी फैमिली को एक दफ़ा से मिला देगा फिर से, और एक दिन आएगा वो तुम्हारे पास दोबारा से आ जाएगा, तुम उसको मिलोगी। तो मेरा उस टाइम पे दिल करता कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँ ताकि मैं ना उसको मिल सकूँ, मैं उसको देख सकूँ, उसको पकड़ सकूँ। लेकिन चूँकि ख़ुदकुशी हराम है तो इसलिए मैं अल्लाह को नाराज़ तो नहीं कर सकती थी। इसलिए बस मैं यही करती रही कि अल्लाह तू मुझे हिम्मत दे इस सब को सहने की, इस सब को बर्दाश्त करने की। माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि हमेशा चलते रहते कि शायद मेरा ही कसूर था, मेरी ही वजह थी, मेरी वजह से ही ये सब हुआ है कि मैंने एक्टिव रहने के चक्कर में खुद की केयर नहीं की, और मैं बहुत ही ज़्यादा चलने फिरने लग गई और बहुत ज़्यादा काम जो थे वो मैं करने लगी। मुझे रेस्ट करनी चाहिए थी, इतना कुछ नहीं करना चाहिए था। कभी मैं कहती कि सोचती कि हस्बैंड का कसूर है कि उन्हें मुझे मना करना चाहिए था ये सब करने से। वो ग्रोसरी वगैरह खुद लेके आते, उन्होंने क्यों मुझे वज़न उठाने दिया। या फिर जिसने कहा था कि आपको ठंडा पानी नहीं पीना, गर्म पानी पियो या नॉर्मल पियो, क्योंकि मुझसे पानी पिया ही नहीं जाता था, तो उसका कसूर है, उसके पीछे मुझे नहीं लगना चाहिए था। मुझे वही करना चाहिए था जो कि मुझे ठीक लग रहा था, तो मैं उसके पीछे क्यों लग गई। या फिर मेरी जॉब का कसूर था जिसकी मुझे टेंशन थी कि वो लोग मुझे एक्सपीरियंस लेटर क्यों नहीं दे रहे। या फिर उस डॉक्टर का कसूर था जिसने मुझे कहा कि आपको लाइफ में एक्टिव रहना है, ये कोई बीमारी नहीं है, रेस्ट नहीं करनी आपने, तो बस ऐसे ही उसको टेक इट ईजी रहो और सब काम आपने करने ही करने हैं। या फैमिली के उन बड़ों का कसूर है जिन्होंने किसी मामले में कभी गाइड ही नहीं किया कि कौन से काम आपको करने हैं और कौन से काम आपको नहीं करने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इन सब सवालों का कोई जवाब नहीं है मेरे पास, फिर भी एक गिल्ट सा है मेरे अंदर जिसमें मैं ये सोचकर इस चीज़ को दबा देती हूँ कि जिसकी जितनी सांसें, जितनी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने लिखी हुई है उसने उतना ही जीना है,
वो शायद दुनिया में आया ही सिर्फ इसलिए था कि इस चीज़ को अल्लाह ताला ने प्रूव करना था कि इसमें कोई कमी नहीं है। अल्लाह ताला जो चाहे जिसको चाहे औलाद दे सकता है, जिससे चाहे ले सकता है। बस ये है कि उसके पैदा होने के बाद सारे लोगों के मुंह बंद हो गए इस चीज़ से कि इसके यहाँ कभी औलाद नहीं हो सकती। जब हॉस्पिटल के डॉक्टर से पूछा गया कि इस तरह से क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि पानी की कमी की वजह से आपको इनसाइड इन्फेक्शन हुआ और जिसकी वजह से ना स्किन लूज़ हो गई और आपकी ना प्रीमेच्योर डिलीवरी जो है वो हो गई। फिर जिन डेट्स का हस्बैंड ने सोचा हुआ था मुझे पाकिस्तान भेजने का, उन्हीं डेट्स में हम लोग पाकिस्तान आ गए। फ़र्क बस इतना था कि पहले मैंने किसी और तरह से पाकिस्तान जाना था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ख़ाली हाथ जा रही थी। इस 9 नवंबर को पूरे 5 साल हो गए इस इंसिडेंट को हुए, लेकिन मेरे लिए आज भी सब कुछ ऐसे ही है जैसे कल की बात होती है।